प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, संचयन और स्पर्श इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार के जीवन के बारे में बताए हैं कि इतने बड़े साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद, लेकिन उनका जीवन कितने अभावों में बीता, फिर भी उन्होंने हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। वे सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। समाज के शोषित पीड़ित व्यक्तियों के दुख दर्द को साहित्य के माध्यम से दुनिया को दिखाए, साथ ही जमींदार, पूंजीपति, अत्याचारी, जुल्मी, ढोंगी, पाखंडी, दिखावे की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों का भी उन्होंने उपन्यास और कहानी के माध्यम से पर्दाफाश किए हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं लेखक कि लेखक के सामने, मतलब हरिशंकर परसाई जी जो हैं, उनके सामने प्रेमचंद का एक फ़ोटो रखा हुआ है। और फोटो जो है वह अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाए हैं। सिर पर क्या है? मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, मतलब थोड़े दुबले पतले हैं, और गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है। तो उनका जो किस तरह का चेहरा है, किस तरह के वो जो है कपड़े पहने हुए हैं और पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, यह सब बात जो है लेखक बता रहे हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। मतलब पाँव में जो कैनवस, मतलब कपड़े के जो जूते पहने हैं, उस वह जूता जो बंद है वह बेतरीका से बंद है, मतलब कोई भी सलीका से बंद नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बंद है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो प्रेमचंद जी जूता किस तरह पहने हैं? जूता जो है, जूता में जो पतरी लगा हुआ है, एक गोल गोल होता है ना, तो वह क्या हुआ है, अचानक से उसमें जो रस्सी बांधे होते हैं वह बिना तरीका से बांधा हुआ है। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, ठीक से नहीं बंधने के कारण वह कैसे भी बंधा हुआ है, मतलब ढंग से नहीं बंधा हुआ है, और उसका जो पतरी है वह थोड़ा निकल गया है। मतलब गोल गोल जो वो पतरी होता है ना लोहे का, तो वह थोड़ा निकल गया है। तो यह सब बात लेखक बता रहे हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। मतलब दाहिने पाँव का जूता ठीक है, राइट पाँव का जूता जो है वह ठीक है, मगर लेफ्ट पाँव का जो जूता है उसमें छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो उनकी उंगली जो है बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब लेखक कह रहे हैं कि उनकी आँखें जो है इस चीज़ को देखकर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब लेखक चिंता में पड़ जाते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ऐसी पोशाक है तो उनकी और पहनने की कैसी पोशाक होगी। नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद जो हैं जैसे आम जिंदगी में रहते थे वैसे ही वो फोटो भी खिंचा लिए हैं। उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। तो लेखक यह सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इतने बड़े महान साहित्यकार हुए हैं, जो इतने सीधे साधे सच्चे विचार वाले व्यक्ति हैं, वे भला फ़ोटो खिंचाने के समय अलग पोशाक नहीं रखते हैं, और जो पहनते हैं उसी पोशाक में वो फ़ोटो भी खिंचा लिए हैं। जैसे आम आदमी होता है, घर में पहनने के लिए कोई अलग कपड़ा होता है, और जब कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाएँगे, पार्टी में जाएँगे तो अलग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे और दिखावे की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी।
यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि वे जैसे थे वैसे ही फ़ोटो भी खिंचा लिए हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उँगली बाहर दिख रही है। तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे किसको कहा जाता है? जो हरिशंकर परसाई जी से पहले जो साहित्यिक लोग हुए हैं, जो साहित्य की रचना किए हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, साहित्य लिखे हैं, उनको साहित्यिक पुरखे कहा गया है। जैसे हम लोगों के घर में होते हैं ना, दादा, परदादा, नाना वगैरह होते हैं या नानी वगैरह होती है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पुरखे कहते हैं। तो इसी तरह लेखक कह रहे हैं, मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उँगली बाहर दिख रही है। अब फ़ोटो को देखकर ही अनेक तरह का सवाल-जवाब लेखक कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? मतलब तुमको थोड़ा-सा भी लज्जा, संकोच और झेप नहीं है? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम इस तरह से फटे हुए जूते पहनकर तुम फ़ोटो खिंचा रहे हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उँगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि धोती को थोड़ा-सा तुम नीचे कर लेते तो तुम्हारा उँगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। मतलब क्या है? उनके चेहरे पर थोड़ा-सा भी झिझक नहीं है। जैसे कि होता है ना, हम लोग अगर कुछ फटे हुए कपड़े पहन लें, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा, या कोई फटे हुए जूते, चप्पल पहन के बाहर निकलते हैं, तो हमेशा अपने आप को छिपाते हैं कि कोई देख ना ले। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसा नहीं किए हैं। वे क्या किए हैं? आराम से मुस्कुराते हुए फ़ोटो खींचे हैं। तो उनका कहना है कि तुम अपने आप में तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास है। फ़ोटोग्राफ़र ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएँ के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे-धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके ग्राफ़र ने थैंक यू कह दिया होगा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींच रहे होंगे, रेडी प्लीज़ कह रहे होंगे, तब तुम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन कोई ऐसा दर्द तुम्हारे अंदर था, जिस दर्द में तुम खोए हुए थे, और बहुत ही मुश्किल से तुम अपने चेहरे पर धीरे-धीरे मुस्कुराहट लाए हो। होता है ना कि बच्चों की जब हम लोग खुश रहते हैं, आम ज़िंदगी में, परिवार में, घर में, तो अचानक थोड़ी-सी भी बात होती है तो हम लोग मुस्कुरा देते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर कोई अगर दुःख होता है, कोई दर्द होता है, तो क्या होता है, हम लोगों को कोई अगर मुस्कुराने के लिए भी कहते हैं, तो अंदर में क्या होता है, कोई दर्द ऐसा छिपा होता है जो हम लोग मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भी नहीं मुस्कुरा पाते हैं, या मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी तरह मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई गहरा दर्द था, किसी भी बात में तुम इस तरह से खोए हुए थे कि तुम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, फ़ोटोग्राफ़र ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो वे कह रहे हैं कि यह पूरी मुस्कान नहीं है तुम्हारी, अधूरी मुस्कान है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक कह रहे हैं कि तुम जो मुस्कुरा रहे हो, यह ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं है, सच्ची जो मुस्कुराहट होती है यह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई उपहास है या व्यंग है। मतलब तुम किसी पर हँस रहे हो, कोई ऐसा काम कर दिया ज़िंदगी में जो गलत होता है ना, अत्याचारी, जुल्मी। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ का शासन था। बहुत तरह के पूँजीपति, ज़मींदार, अत्याचारी, जुल्मी, ढोंगी, पाखंडी, ये सब के ऊपर लेखक जो है प्रेमचंद बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं। उपन्यास में भी बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो आप लोग अगर उपन्यास गोदान, गबन, अ, सेवा सदन यह सब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत तरह के उसमें जो है कुरीति जो चल रही थी उस पर लेखक व्यंग किए हैं। तो उनका कहना है कि यह जो आप मुस्कुरा रहे हैं, यह लग रहा है कि एक व्यंग है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत किए हैं, तो आपके मन में उनके ऊपर यह भावना आ गई है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हँस रहा है। तो देखिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि खुद तो फटे जूते पहना है,
पर किसी पर हँस रहा है, यह कैसा आदमी है, तो फ़ोटो को देखकर ही अनेक तरह का सवाल-जवाब लेखक कर रहे हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि फ़ोटो ही खिंचाना था अगर आपको, तो आप कोई ठीक-ठाक जूते पहन लेते या आप नहीं खिंचाते। और फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? अगर आप फ़ोटो नहीं ही खिंचाते, तो इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तो शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको फ़ोटो खिंचाने का मन नहीं होगा, लेकिन आपकी पत्नी कह दी होगी कि नहीं चलो फ़ोटो खिंचा लो, तो तुम कहा होगा अच्छा चल, चल भाई फ़ोटो कहकर बैठ गए होंगे फ़ोटो खिंचाने। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। तो लेखक को बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है कि यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी मतलब दुःख की बात है कि आदमी के पास एक फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता भी ना हो। मतलब लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं कि उस समय प्रेमचंद कितने आर्थिक रूप से जो है आर्थिक तंगी उनके पास थी। उस समय एक-एक पैसे उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। अपने लिए ठीक से ना कपड़ा खरीद पाते थे, ना जूते और ना ढंग का कोई ड्रेस रहता था उनके पास। तो यह भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी दिखा रहे हैं कि प्रेमचंद सादगी भरा जीवन जीना चाहते थे, यह भी बात है। तो लेखक कह रहे हैं कि बहुत ही दुःख की बात है कि आदमी इतने बड़े महान साहित्यकार, इतने बड़े महान उपन्यासकार, इतने बड़े महान कहानीकार जो कि दुनिया को दिशा दिए हैं, दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं, लेकिन आज उनके पास एक जूता तक भी ठीक ढंग का नहीं है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते-देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी यह फ़ोटो देखते-देखते जब मैं तुम्हारा यह फ़ोटो देखता हूँ और तुम्हारा जो मैं दुःख दर्द देखता हूँ, क्लेश मतलब दुःख देखता हूँ, तो इस दुःख को मैं अपने भीतर महसूस करके रोना चाहता हूँ। क्योंकि तुम इतने बड़े साहित्यकार हो, इतने महान व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे पास एक जूते तक भी ठीक ढंग का नहीं है। तो यह देखकर मेरे अंदर काफ़ी बेचैनी आ रही है, घबराहट आ रही है और मैं रोना चाहता हूँ। पर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन जब तुम्हारा मैं चेहरा देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि तुम किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हो। कोई ऐसा हमारे समाज में, हमारे आस-पास देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसके ऊपर तुम हँस रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास देखता हूँ, तो मैं रोने से अपने आप को रोक लेता हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता माँग लेते। तो लेखक कह रहे हैं कि फ़ोटो क्या होता है? फ़ोटो तो यादगार चीज़ होता है। अगर हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, किस लिए खिंचाते हैं? कि उस फ़ोटो को लोग देखेंगे, कब तक देखेंगे? ज़िंदगी भर देखेंगे। तो ढंग का हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, यह यादगार चीज़ होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हो, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते माँग लेते। उनका कहना है कि देखो लोग तो दिखावे के लिए क्या नहीं कर लेता है। अगर तुमको फ़ोटो का महत्व समझ में आता कि यह सब दिन के लिए फ़ोटो रह जाएगा, लोग बाद में तुम्हारी फ़ोटो को देखेंगे, तो तुम फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते माँग सकते थे। लोग तो माँगे के कोट से बड़ दिखाई करते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं लोग तो आजकल क्या करते हैं, जब कोई लड़का देखने के लिए आता है शादी के लिए, तो लड़का किसी से कोट माँग लेता है, कोट पहनकर दिखाता है कि मेरे पास कोट है और माँगे की मोटर से बारात निकालते हैं और किसी से मोटर माँग करके, गाड़ी माँग करके बारात भी ले जाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक माँग ली जाती है। अब देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए कैसी स्थिति आज समाज की है। लोग तो दूसरे की बीवी भी ले लेते हैं, माँग लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बीवी सुंदर है, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लेगी तो लोग देखेंगे, तो लोग दे देते हैं। तुमसे जूते ही माँगते नहीं बने, पर तुम जूते भी नहीं माँग सके, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र छुपर कर फ़ोटो खिंचाते हैं, जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो लेखक कह रहे हैं कि देखो, जब लोग फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो इत्र जो होता है परफ्यूम
परफ्यूम लगा लेते हैं, बहुत सारे परफ्यूम छुपर लेते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। तो इसलिए वो परफ्यूम लगा लेते हैं ताकि उसको लगता है कि अगर कोई फ़ोटो देखेगा तो फ़ोटो में भी खुशबू आ जाएगा। पर ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं होता है ना, कितना भी हम लोग जो है परफ्यूम लगा लें तो खुशबू फ़ोटो में नहीं आ सकती है। तो गंदे से गंदे आदमी भी गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो खुशबू देती है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि गंदे से गंदे आदमी जो होते हैं, देखिए वो भी इतने ढंग का फ़ोटो खिंचा लेता है, बन-ठन करके इतना भला आदमी बन जाता है कि लगता है कि बहुत ही भला आदमी है। तो आज के ज़माने में लेखक इस पैराग्राफ में यह दिखाना चाह रहे हैं कि आज जो हमारी संस्कृति है, दिखावे की संस्कृति बन गई है। हम लोग जो असली में जो हैं, ऐसे नहीं, हम लोग नकली नकाब ओढ़ लेते हैं। समाज में, समाज के सामने, देश के सामने हम लोग इस तरह से पेश आते हैं कि हम लोग अच्छे दिखने का कोशिश करते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, पर अंदर से ऐसा आदमी नहीं है। गंदे से गंदे आदमी भी क्या करते हैं, अच्छा सज-धज कर फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो लेखक यहाँ पर वैसे व्यक्ति के ऊपर व्यंग किए हैं जो समाज में ज़ुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन फ़ोटो खिंचाते समय क्या करते हैं, भला आदमी बन जाते हैं। अच्छे ड्रेस पहन लेते हैं, अच्छी तरह से बनकर रहते हैं, समाज को ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। तो लेखक इसके ऊपर व्यंग किए हैं। अब आगे कह रहे हैं लेखक की टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी ₹5 से कम में क्या मिलते होंगे। हम जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि टोपी हमेशा कम दाम में मिलती है और जूते का कीमत क्या होता है, हमेशा टोपी से अधिक होता है। और जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तो लेखक कह रहे हैं अब जो जूते खरीदने जाओगे तो और भी कीमत जूते का हो गया है। अगर एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है, मतलब टोपियाँ जो है इतना अधिक दाम में नहीं होती है। 25 टोपियाँ खरीद लेंगे तो एक जूते आप खरीद पाएँगे। तो ऐसा है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि आज जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कह रहे हैं कि कितनी विडंबना की बात है, बहुत ही दुःख की बात है कि तुम इतने बड़े कथाकार हो, मतलब कहानीकार हो, इतने बड़े उपन्यास सम्राट आपको जो लोग दिए उपाधि दिए हैं और युग प्रवर्तक हो। तुम युग को परिवर्तन लाने की तुम्हारे अंदर शक्ति है और जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि एक तुम्हारे नसीब में एक ढंग का जूता तक भी नहीं है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उँगली बाहर से निकलती है पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेखक कह रहे हैं कि देखो, मेरा जूता जो है ना वह भी कोई बहुत ही अच्छा नहीं है। ऊपर से तो अच्छा दिखता है, उँगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, मतलब तलवा की तरफ जो है फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेखक का भी जूता अंदर से फटा हुआ है, लेकिन क्या है ऊपर ठीक-ठाक है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उँगली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो है तलवा फट चुका है लेकिन उँगली ढका हुआ है। तुम्हारी उँगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उँगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ इसमें आपको एक पंक्ति बहुत ही सुंदर दिया गया है। यह आपको आ सकता है लिखने के लिए। इस मतलब तुम पर्दे पर का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो लेखक यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि आज के समय में लोग क्या किए हैं, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब आज के लोग क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ढोंगी बने हुए हैं। मतलब जो सच्चाई है,
सच्चाई से अलग ही दिख रहे हैं, मतलब दिखावे की संस्कृति हो गई है। और लेखक कह रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, लेकिन कहने का मतलब कि तुम जैसे हो वैसे तुम दुनिया को भी दिखा रहे हो। तुम्हारे पास अगर जूते फटे हुए थे तो तुम फटे हुए जूते ही पहनकर फ़ोटो खिंचा रहे लिए। लेकिन आजकल के समय में लोग दिखावे कर रहे हैं, अंदर से बेईमान हैं, झूठे हैं, छली हैं और कितने तरह के अवगुण उसके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर-सुंदर ड्रेस पहन लेते हैं, सुंदर-सुंदर जूता पहन लेते हैं, दुनिया को यह दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं। तो इस पैराग्राफ में लेखक यह कहना चाह रहे हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। लेखक कह रहे हैं कि तुम बड़े ही ठाठ से इस फटे हुए जूते को पहने हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँगा मैं। चाहे मेरी जीवनी जो है उसको कोई ऐसे ही छाप दे, बिना फ़ोटो का छाप दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन-सी मुस्कान है यह? लेखक कह रहे हैं कि इस इतना मतलब तुम शांत चित्त होकर के मुस्कुरा रहे हो इस फ़ोटो में। तुम्हारे पास ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे मतलब तुम्हारे आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि तुम एक जूते भी ढंग के नहीं तुम्हारे नसीब में है, फिर भी तुम इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे हो। कौन-सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी जो हैं, कोई उपन्यास के पात्र हैं, तो लेखक कह रहे हैं, क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? तो लेखक यह सब जो है उपन्यास जो उनके हैं, प्रेमचंद के उपन्यास के ये सब पात्र हैं, होरी और हल्कू, सुजान भगत, यह सब उपन्यास के पात्र हैं और ये सब जितने भी पात्र हैं, वे सब काफ़ी आर्थिक रूप से तंगी में थे। उनके पास एक-एक पैसे खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो किस तरह से कफ़न का पैसा, उनकी बीवी मर जाती है, सुजान भगत का लड़का मर गया, मतलब किस तरह से पूस की रात नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। तो ये सब जो आप देखते हैं, जितना भी आप देख रहे हैं, उसमें एक-एक जो कैरेक्टर है, उसके साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक-एक पैसे के लिए वो लोग मोहताज थे। तो लेखक का कहना है कि यह कौन-सी मुस्कुराहट है तुम्हारी यह? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफ़न के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो माधो जो है, माधो माधो की पत्नी मर जाती है और क्या होता है, जीवन भर तो उसको अच्छा खाना कभी मिला नहीं है, तो उसको जो कफ़न के पैसे मिलते हैं, उस कफ़न के पैसे से क्या करता है, अच्छा-अच्छा खाना खाता है, कोई रेस्टोरेंट में चला जाता है, खाना खाता है, फिर शराब पीता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि माधो औरत के कफ़न के चंदे की शराब पी गया, तो इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक, मतलब जनता की लेखक किसको कहा गया है? आम आदमी के लेखक, जो हमारे समाज में शोषित, पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए लेखक हमेशा प्रेमचंद लिखते थे। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनकी लेखनी काम करती थी। हमेशा जो भी टॉपिक लिखते थे, वह दुःख दर्द दिखाने की कोशिश करते थे। गरीबों के दुःख दर्द, शोषित पीड़ित लोगों के दुःख दर्द को। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? यह जूता तुम्हारा कैसे फट गया? क्या तुम बहुत चक्कर काट रहा था? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास आर्थिक रूप से तुम इतने परेशान थे, तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत थी, तो बनिया तुम्हारे पास, तुम किसी से उधार लेते होगे किराना दुकान में, तो हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बनिया तगादा के लिए आया है होगा, पैसा माँगने के लिए, और तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तो तुम इधर-उधर चक्कर लगाते थे, छुप जाते थे कहीं कि इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया है क्या? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक देखिए यहाँ सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी ले रहे हैं। फिर दूसरा सवाल यह कर रहे हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, वह तो केवल घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने-जाने में घिस गया था। कुंभन दास कृष्ण भक्त थे,
तो बताया जा रहा है कि कुंभन दास जी भी फतेहपुर सीकरी जाते थे कृष्ण भगवान का दर्शन करने, तो उसमें क्या हुआ था, उनका जूता घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो आने जाने में क्या हुआ, उनका जूता घिस गया और हरि का नाम जो है वह भूल गए। यह उनकी पंक्ति है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। तो उस समय क्या होता था, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन में था। तो उस समय जो है बता रहे हैं, कुम्भन दास जी की यह पंक्ति है कि जिनके देखे दुख उपजत है, मतलब उन लोगों को देख करके दुख होता था, अंग्रेजों को देखकर, और उनको सलाम करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में इस पंक्ति में दिया गया है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब लेखक फिर सवाल कर रहे हैं कि चलने से तो जूता घिस जाता है, लेकिन तुम्हारा जूता तो फट गया है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो लेखक कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारा जूता फटा है, यह ऐसे नहीं फटा है। लगता है कि किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। सख्त चीज़ क्या होता है? सख्त चीज़ वह है बच्चों कि हमारा जब देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज़ शासन कर रहा था, तो क्या हुआ था, हमारे आस-पास समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैल गई थी। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता इस तरह से जकर गया था कि आदमी की मानसिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, समाज को दिशा नहीं दे पा रहे थे, अंग्रेज़ को भगाने का कोई प्रयास नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ था, उस चीज़ को हमेशा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य के माध्यम से लोगों को जगाने का कोशिश करते थे कि जगो, देखो तुम्हारे देश की ऐसी दुर्दशा हो गई है। पूंजीपति, करोड़पति और जो ज़मींदार लोग हैं, ढोंगी पाखंडी, किस तरह से समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और उठो जागो। तो हमेशा जो है समाज को जगाने का कोशिश कर रहे थे, देशवासियों को जगाने का कोशिश कर रहे थे। तो उनका कहना है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। कोई चीज़ जो परत सदियों में जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। मतलब यही बात जो मैं आपको बताई हूँ। तो लेखक क्या किए थे, देश को जगाने का हमेशा कोशिश किए थे, इसलिए उनका जूता फट गया। कहने का मतलब यही है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। और क्या हुआ था, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने क्या किया, अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। लेखक कह रहे हैं कि यह करने का तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गया था। तुम यह सब नहीं करते। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम बगल से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि कोई नदियाँ ऐसी होती है जो पहाड़ को नहीं तोड़ती है, बगल से निकल जाती है। तो उसी तरह समाज में जो इतना हो रहा था, इतनी परिस्थिति आई थी, तो उस परिस्थिति को इतना तुमको करने का क्या ज़रूरत पड़ा था। तुम रास्ता बदल लेते, तुम घूम कर निकल जाते, तुम समझौता नहीं कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी? तो लेखक कह रहे हैं तुम ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि होरी जो था, होरी होरी के अंदर क्या था, नियम, नेम और धर्म। मतलब वह अपने कर्तव्य को कभी भी कर्तव्य के पथ पर चलता था। तो हो सकता है कि तुम ऐसा नहीं कर सके, जैसे होरी नेम धर्म अपना नहीं छोड़ता था, उसी तरह तुम भी अपना नेम धर्म जो है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसको तुम निभाने में सारा ज़िंदगी लगा दिया। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। मतलब तुम्हें ऐसा करना ही करने का ही तुम्हारे मन में हमेशा तुम ठान लिए थे। तुम्हारी यह पाँव की उँगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उँगली से इशारा कर रहे हो। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी जो यह मैं फटा हुआ जूता देख रहा हूँ, और उसमें से जो अंगुली निकला हुआ है, वह ऐसा लगता है कि तुम किसी घृणित
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पाँव की उँगली से इशारा कर रहे हो। मतलब कोई भी ऐसा काम किया है कोई समाज में, देश में जो घृणा का पात्र है, उसे तुम उँगली से इशारा नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम पाँव से इशारा कर रहे हो, क्योंकि घृणित काम अगर कोई करता है तो उसको हाथ से क्यों करे, पैर से इशारा तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उसने तो घृणा वाली काम किया है, गलत काम किया है, इसलिए तुम्हारे पैर की उँगली से तुम उसको इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते-मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम उसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो, जिसे ठोकर मारते-मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारे उँगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं सब समझ गया। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट भी समझ गया, तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो अपने पैर की उँगली से, यह भी मैं समझ गया। तुम मुझ पर या हम पर हँस रहे हो, उन पर जो उँगली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम उस व्यक्ति पर हँस रहे हो, जो उँगली को छिपाए हुए हैं और तलवा घिसाए हुए हैं। मतलब अपनी गलतियों पर पर्दा डाले हुए हैं, दिखावा कर रहे हैं और तुम उस पर हँस रहे हो, जो टीले को बरकरार बाजू से निकल जाते हैं। मतलब टीले जो मुसीबत सामने आता है उसका जमकर मुकाबला नहीं करता है, क्या करता है साइड से निकल जाता है। चाहे देश में कुछ भी हो, अंग्रेज़ शासन कर रहा है या अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहा है या पूंजीपति, करोड़पति जो ज़मींदार हैं वे जो है समाज को क्या कर रहे हैं, समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देकर साइड से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर तुम हँस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार-मार कर जूता फाड़ लिया, उँगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। तुम कह रहे हो, लेखक कह रहे हैं कि तुम तो कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार-मार कर जूता फाड़ लिया, उँगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उँगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लोग क्या करता है, गलती पर पर्दा डालता है। अपने आप की जो गलती करता है उसको छुपाता है कि लोग यह नहीं समझे। तो इस ओर लेखक यहाँ संकेत किए हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उँगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हारा फ़ोटो देख रहा हूँ, फटा हुआ जो जो तुम जूता पहने हुए हो, अब मैं पूरी तरह से सारी बात को समझ गया कि यह जो तुम्हारा जूता फटा, यह किस लिए फटा, उँगली का इशारा तुम किसके तरफ कर रहे हो और यह जो तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान है, तुम किसके तरफ हँस रहे हो, यह मैं सब समझ गया हूँ। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर चैप्टर था। तो एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।